एक बैंक, एक बिजनेसमैन और 13,000 करोड़ का फ्रॉड। सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि एक गवर्नमेंट बैंक से हजारों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया और ये फ्रॉड सालों तक किसी को पता ही ना चला। 2018 में इंडिया में ऐसा ही एक शॉकिंग केस सामने आया था, जिसे नीरव मोदी पीएनबी बैंक फ्रॉड केस के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कैम सिर्फ एक पैसे का फ्रॉड नहीं था, बल्कि इसने इंडियन बैंकिंग सिस्टम के काम करने के तरीके पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सपना अशोक राय। आज मैं आप सबके सामने नीरव मोदी पीएनबी बैंक फ्रॉड केस के बारे में बात करने वाली हूँ, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम में से एक माना जाता है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि नीरव मोदी कौन था, ये स्कैम कैसे हुआ, इतने सालों तक कैसे ये स्कैम चलता रहा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या एक्शन लिए गए। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि इस केस का इम्पैक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर क्या पड़ा और इससे हमें क्या लेसन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं नीरव मोदी की। नीरव मोदी एक वेल नोन डायमंड ज्वेलर था, जो अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता था। उसके ज्वेलरी के स्टोर न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग जैसे अलग अलग देशों में थे। उसकी ब्रांड लग्जरी ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी फेमस थी और कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी उसकी ज्वेलरी प्रमोट कर चुके थे। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी इमेज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की थी। लेकिन फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने एक मैसिव बैंकिंग फ्रॉड रिपोर्ट किया, जिसमें नीरव मोदी और उसके एसोसिएट्स का नाम सामने आया। अब हम समझते हैं कि ये स्कैम हुआ कैसे। इस स्कैम का मेन इंस्ट्रूमेंट था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, यानी कि LOU। LOU होता क्या है? बेसिकली LOU एक बैंक गारंटी होती है, जो किसी कंपनी को फॉरेन बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेने में हेल्प करती है। जब भी बैंक LOU इशू करता है तो उसका रिकॉर्ड बैंक के करोड़ों बैंकिंग सिस्टम में मेंटेन किया जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पंजाब नेशनल बैंक के कुछ ऑफिशियल ने फ्रॉड LOU इशू किया। ये LOU स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू भेजा गया, लेकिन उनका रिकॉर्ड बैंक के इंटरनल सिस्टम में प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया। इस वजह से इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेस फेल हो गया और फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो पाया। इस तरह से मल्टीपल फेक गारंटीज इशू की गई और धीरे धीरे टोटल अमाउंट लगभग 13,000 करोड़ तक पहुंच गया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्कैम 2011 से लेकर 2018 तक चलता रहा। चलिए LOU को और सिंपल तरीके से समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, जिसे अपने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फॉरेन बैंक से लोन लेना है, लेकिन फॉरेन बैंक उसे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करता। तो वो अपने इंडियन बैंक के पास जाता है और वहाँ से एक गारंटी लेता है, जिसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या LOU कहा जाता है। अब फॉरेन बैंक को ये ट्रस्ट मिल जाता है कि अगर बिजनेसमैन लोन वापस नहीं करेगा तो इंडियन बैंक उसकी तरफ से पेमेंट करेगा। नॉर्मल सिचुएशन में ये पूरा प्रोसेस बैंक के सिस्टम में प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, ताकि हर ट्रांजेक्शन ट्रैक हो सके। लेकिन इस स्कैम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो LOUs इशू की जा रहे थे, उनका रिकॉर्ड बैंक के कोर सिस्टम में डाला ही नहीं जा रहा था। मतलब ऑफिशियली बैंक के पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि उसने गारंटी दी है, लेकिन बाहर के बैंक्स को कंटिन्यूसली गारंटी मिल रही थी। इसी वजह से बैंक के इंटरनल चेक्स फेल हो गए और फ्रॉड धीरे धीरे बढ़ता गया और इसी लूप होल का फायदा उठाकर इतना बड़ा स्कैम किया गया। तो अब हम जानेंगे कि ये स्कैम डिस्कवर कैसे हुआ। 2018 में जब नीरव मोदी की कंपनी ने बैंक से फ्रेश LOU रिक्वेस्ट की, तब बैंक के नए ऑफिशियल ने इंटरनल रिकॉर्ड वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन के दौरान
उन्हें पता चला कि सिस्टम में पहले इशू की गई LOU का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं था। इस बात ने सस्पेंस क्रिएट किया और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने ऑफिशियली अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया और फ्रॉड का अमाउंट पब्लिक डोमेन में अनाउंस किया। ये न्यूज़ तुरंत नेशनल हेडलाइन बन गई और पूरे देश में तहलका मच गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि आखिर ये स्कैम इतने सालों तक पकड़ा क्यों नहीं गया। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सीरियस रीजंस थे। सबसे पहले रीज़न था वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बैंक के अंदर जो मॉनिटरिंग और सुपरविजन्स होनी चाहिए थी वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी। दूसरा रीज़न था टेक्नोलॉजी गैप। स्विफ्ट सिस्टम और बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं थे, जिससे ट्रांजिशन का रिकॉर्ड मिसमैच हो रहा था और कोई अलर्ट जनरेट नहीं हो रहा था। तीसरा, इस फ्रॉड में बैंक के कुछ एम्प्लॉय खुद इन्वॉल्व थे। जब सिस्टम के अंदर के लोग ही रूल्स तोड़ते हैं तो फ्रॉड डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। और एक और शॉकिंग बात ये थी कि रेगुलर ऑडिट्स होने के बावजूद भी इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था जहां फ्रॉड इजीली कंटिन्यू होता रहा बिना किसी इंटरप्शन के। इसलिए ये केस एक इंडिविजुअल मिस्टेक नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम फेलियर का एग्जाम्पल बन गया। अब हम इन्वेस्टिगेशन को थोड़ी और गहराई से जानते हैं। तो स्कैम के सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की 2 मेजर एजेंसी को दी गई। सबसे पहली एजेंसी थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। CBI ने इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, चीटिंग और फ्रॉड के एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। CBI इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि बैंक के कुछ ऑफिशियल ने इंटरनल रूल को बाईपास करके फेक LOU इशू किया था। दूसरी एजेंसी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका फोकस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन पर था। ईडी ने नीरव मोदी और उसके एसोसिएट्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज ने इंडिया और अब्रॉड में कई प्रॉपर्टीज सीज की। इनमें लग्जरी हाउस, ज्वेलरी, बैंक अकाउंट और आर्टवर्क तक शामिल थे। कई बैंक ऑफिशियल को भी अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नीरव मोदी और उसके अंकल मेहुल चोकसी के खिलाफ चार्ज फाइल की, लेकिन जब तक स्कैम पब्लिक हुआ तब तक नीरव मोदी इंडिया छोड़ चुका था। 2019 में नीरव मोदी को यूनाइटेड किंगडम में अरेस्ट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए लीगल प्रोसेस शुरू की। यूके कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव भी किया, लेकिन लीगल अपील्स और प्रोसीजर की वजह से प्रोसेस काफ़ी टाइम ले रहा था। ये केस इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स के इशू को भी हाईलाइट करता है, जहां एक्यूज देश छोड़कर चला जाता है और उन्हें वापस लाना एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस बन जाता है। अब हम जानते हैं कि इस केस ने कैसे बैंकिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट किया। इस केस का बहुत गहरा इम्पैक्ट था बैंकिंग सिस्टम पे। सबसे पहले इसने पब्लिक ट्रस्ट को इफेक्ट किया। लोगों के बीच में बैंकिंग सिस्टम को लेकर डाउट क्रिएट होने लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें स्विफ्ट सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करना मैंडेटरी बनाया गया। गवर्नमेंट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट इम्प्लीमेंट किया, जिससे देश छोड़कर भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट कभी भी सीज कर सकती है। जब ये स्कैम सामने आया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस केस की काफ़ी चर्चा होने लगी, क्योंकि इसमें फॉरेन बैंक्स भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने अपने सिस्टम को रिव्यू करना स्टार्ट किया ताकि ऐसा फ्रॉड उनके साथ ना हो। मीडिया ने भी इस केस को एक्सटेंसिवली कवर किया।
न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया सब जगह ये टॉपिक ट्रेंडिंग बन गया। पब्लिक के बीच अवेयरनेस बढ़ी, लेकिन साथ ही लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम पर थोड़ा वीक भी हुआ। इस केस ने इंडिया की ग्लोबल फाइनेंशियल इमेज पर भी इम्पैक्ट डाला, क्योंकि ये एक हाई प्रॉफिट इंटरनेशनल स्कैम था। इसलिए इसका इफेक्ट सिर्फ एक बैंक या एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर पड़ा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये स्कैम सिर्फ एक इंडिविजुअल फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक सिस्टमैटिक फेलियर भी था। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि बैंकिंग सिस्टम में मॉनिटरिंग और इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। अगर ऑडिटिंग और सुपरविजन टाइमली और इफ़ेक्टिव होती तो शायद ये फ्रॉड इतने सालों तक चलता ही नहीं। अब हम जानते हैं कि हमें इस केस से क्या सीखने को मिला। तो ये हमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। सबसे पहला लेसन है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। बैंकिंग सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन क्लियर और प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ बहुत ज़रूरी है। सिस्टम जैसे स्विफ्ट और कोर बैंकिंग को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन मिस ना हो। तीसरा, रेगुलर ऑडिट और स्ट्रिक्ट सुपरविजन होना चाहिए। सिर्फ ऑडिट करना इनफ नहीं है, उन्हें इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एम्प्लॉय की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सिस्टम के अंदर के लोग ही रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी सिस्टम सेफ नहीं रह सकता। इसलिए ये केस सिर्फ एक स्कैम नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम और एथिकल प्रैक्टिस कितना ज़रूरी होता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि नीरव मोदी पीएनबी बैंक फ्रॉड केस इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस केस ने दिखाया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट कितनी ज़रूरी होती है। साथ ही ये केस एक रिमाइंडर भी है कि अगर मॉनिटरिंग सिस्टम वीक हो जाए तो फाइनेंशियल फ्रॉड का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे अभी अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ।